नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में जो सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे उद्योगों और हमारी नौकरियों को प्रभावित करता है। हम बात कर रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स यानी एफटीए की। हाल ही में आपने न्यूज़ में बड़ी खबरें सुनी होंगी। भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ और अमेरिका के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की बातचीत पूरी कर ली है। ये बहुत बड़े व्यापार समझौते हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डालेंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं है। भारत ने पिछले 15 सालों में आसियान, दक्षिण कोरिया, जापान, यूएई जैसे कई देशों के साथ एफटीए साइन किए हैं। आज की इस वीडियो में हम पहले समझेंगे कि एफटीए होता क्या है, फिर डेटा और तथ्यों के साथ देखेंगे कि भारत के 5 सबसे बड़े एफटीए का क्या असर हुआ है। क्या इन एफटीए से भारत को फायदा हुआ या नुकसान? तो वीडियो को अंत तक देखिए। आइए समझते हैं एफटीए क्या होता है। एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक समझौता है जिसमें 2 या अधिक देश आपस में व्यापार को आसान बनाते हैं। मुख्य रूप से इसमें टैरिफ यानी आयात शुल्क कम या खत्म किया जाता है। साथ ही सर्विसेज में खुलापन, निवेश के प्रावधान और बौद्धिक संपदा की सुरक्षा भी शामिल होती है। उदाहरण के लिए भारत यूएईसीईपीए में यूएई ने भारत के 99% सामान पर टैरिफ हटा दिया। बदले में भारत ने यूएई के 85% सामान पर। सिद्धांत में एफटीए से निर्यात बढ़ना चाहिए, उपभोक्ताओं को सस्ता सामान मिलना चाहिए, विदेशी निवेश आना चाहिए और अर्थव्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। लेकिन असलियत क्या है? तो आइए समझते हैं कि भारत के इन एफटीएज का रियल इम्पैक्ट क्या है। अब मैं आपको 4 प्रमुख एफटीएज के डेटा दिखाता हूं। आसियान एफटीए 2010 में लागू हुआ। एफटीए से पहले 2009 में भारत का आसियान को निर्यात $18 बिलियन था। 10 साल बाद यह 48 बिलियन हुआ। अच्छी बात है। लेकिन आयात 30 बिलियन से बढ़कर 87 बिलियन हो गया। व्यापार घाटा 12 बिलियन से बढ़कर 45 बिलियन हो गया। मतलब घाटा लगभग 4 गुना बढ़ा। दक्षिण कोरिया के साथ भी 2010 में एफटीए लागू हुआ। घाटा 5.16 बिलियन से बढ़कर 9.39 बिलियन हो गया। भारत ने कोरिया के खिलाफ पिछले 12 सालों में 75 एंटी डंपिंग और सेफगार्ड ड्यूटी लगाई हैं। जापान की कहानी और भी दिलचस्प है। एफटीए 2011 में लागू हुआ। भारत का निर्यात बढ़ने की जगह घट गया। 2013 में 6 बिलियन था और अब सिर्फ 5 बिलियन है। लेकिन आयात 7.5 बिलियन से बढ़कर 19 बिलियन हो गया। एक अकादमिक अध्ययन के अनुसार जापान को कृषि निर्यात 63% तक गिर गया क्योंकि जापान के सख्त गुणवत्ता मानक थे। यूएई का एफटीए सबसे नया है, 2022 में लागू हुआ। यहां निर्यात अच्छा बढ़ा, 16 से 35 बिलियन हुआ, लेकिन घाटा फिर भी 10 बिलियन से बढ़कर 12 बिलियन हो गया। तो पैटर्न साफ है। जिन बड़े एफटीए को हमने देखा उनमें भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है, खासकर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग वाले देशों के साथ। अब सवाल यह है कि प्रॉब्लम क्या है? पहली बड़ी समस्या है प्रतिस्पर्धात्मकता की कमी। कोरिया, जापान, आसियान देशों की फैक्ट्रियां ज्यादा आधुनिक हैं, ऑटोमेशन ज्यादा है। जब टैरिफ हटा तो उनका सामान भारतीय बाजार में सस्ता हो गया और खूब बिकने लगा। दूसरी समस्या है गैर टैरिफ बाधाएं। टैक्स तो हटा, लेकिन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, सर्टिफिकेशन की बाधाएं बनी रहीं। भारतीय एक्सपोर्टर्स इन्हें पूरा नहीं कर पाए। तीसरी बड़ी समस्या है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। एफटीए में तैयार माल पर टैक्स खत्म हो गया, लेकिन कच्चे माल पर बना रहा। तो भारतीय निर्माता कच्चा माल टैक्स देकर खरीदता है, फिर उसे ड्यूटी फ्री आयातित प्रोडक्ट से कंपटीशन करनी पड़ती है। चौथी समस्या है उत्पादकता का अंतर। आसियान देशों में कृषि बहुत मशीनीकृत है। मलेशिया, इंडोनेशिया में पाम ऑयल की उत्पादकता भारत से कई गुना ज्यादा है। पांचवी समस्या है छोटे उद्योगों की कठिनाई। एफटीए के नियम कानून जटिल हैं, छोटे व्यवसायी फायदा नहीं उठा पाते। और छठी समस्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। भारत में लॉजिस्टिक्स महंगी है, बिजली की समस्या है, पोर्ट्स धीमे हैं। चलिए देखते हैं इसके क्या आउटकम्स निकले और किसको फायदा पहुंचा। नकारात्मक परिणाम ये हुआ कि आयात तेजी से बढ़ा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, स्टील में।
भारतीय उद्योग को नुकसान हुआ, व्यापार घाटा बढ़ा, जिससे रुपए पर दबाव पड़ा। लेकिन कुछ सकारात्मक बातें भी हैं। उपभोक्ताओं को बेहतर क्वालिटी का सामान सस्ते में मिला। भारतीय उद्योग को सस्ते इनपुट्स और मशीनरी मिली। सर्विसेज सेक्टर को फायदा हुआ। आईटी प्रोफेशनल्स को विदेश में काम का मौका मिला। कुछ सेक्टर्स जैसे फार्मा, जेम्स एंड ज्वेलरी में निर्यात बढ़ा और सैमसंग, ह्यूंडई जैसी कंपनियों से निवेश आया। चलिए देखते हैं सरकार ने इस पर क्या कदम उठाए और हमने क्या सबक सीखे। अच्छी बात यह है कि सरकार इस समस्या को समझ गई है। आसियान और कोरिया के साथ एफटीए की समीक्षा चल रही है। भारत ने आरसीईपी से बाहर रहने का समझदारी भरा फैसला लिया क्योंकि उसमें चीन था। यूरोपियन यूनियन के साथ जनवरी 2026 तक बातचीत पूरी हो चुकी है। कानूनी औपचारिकताओं के बाद 2027 में लागू होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार ईयू 97% और भारत 92% टैरिफ लाइंस पर रियायतें देगा। इसमें भारत ने अपने संवेदनशील सेक्टर्स जैसे गन्ना, चावल, गेहूं की रक्षा की है। मेक इन इंडिया और पीएलआई योजना से पहले घरेलू मैन्युफैक्चरिंग मजबूत की जा रही है। तो दोस्तों, हमने क्या सीखा? पहली सीख, एफटीए तभी फायदेमंद होता है जब दोनों पक्ष लगभग बराबर प्रतिस्पर्धी हों। दूसरी सीख, सिर्फ टैरिफ हटाना काफी नहीं, गैर टैरिफ बाधाएं भी हटानी चाहिए। तीसरी सीख, पहले अपनी तैयारी करो फिर बाजार खोलो। चीन ने यही किया, भारत ने उल्टा किया। चौथी सीख, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और पांचवी सीख, एफटीए की नियमित समीक्षा जरूरी है। एफटीए अपने आप में ना अच्छा है ना बुरा, ये एक टूल है। अगर भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करे, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारे, तो एफटीए से फायदा हो सकता है। लेकिन फिलहाल डेटा यही कहता है कि अब तक के ज्यादातर एफटीए में भारत का व्यापार घाटा बढ़ा है। ईयू और अमेरिका के साथ नए एफटीए में अगर हम पिछली गलतियों से सीखें और सही रणनीति अपनाएं तो शायद बेहतर परिणाम मिले। उम्मीद है आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।